नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 को समझेंगे और भाग 3 में हम क्या समझ रहे थे? मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार में हम अनुच्छेद 19 तक समझ लिए थे और आज हम समझेंगे अनुच्छेद 20 और 21 को। देखिए, अगर आप किसी भी प्रकार का एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं और चीज़ों को अपने लाइफ यानी अपने जीवन में भी इसको उतार सकते हैं। और यह पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मौलिक अधिकार हमारे जीवन से संबंधित है, इसलिए आप इसे जरूर पढ़िए। अगर आप नहीं भी एग्जाम देते हैं, अगर आप किसी भी तरह का एग्जाम का तैयारी नहीं भी करते हैं तो यह आपके जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम बेगर देरी करते हुए हम क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहता है? कहता है कि अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि यहाँ पर समझिएगा बात बढ़िया से कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध किया है तो उनको भी संरक्षण दिया जाएगा। अपराध का मतलब ये हो जाता है, कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी भी प्रकार का गलत कार्य किया है और कोई उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है तो इन व्यक्ति को लेके जाएगा पुलिस कहाँ? अदालत। और अदालत में उसको सही या गलत ठहराएगा, यानी कि अगर ये गलत हो जाता है तो उसको हम अपराध मान लेंगे। जब वो गुनाह किया होगा तब हम उसको क्या मान लेंगे? अपराध मान लेंगे। जब वो अपराध हो जाएगा सिद्ध तो सरकार कहती है, यानी कि हमारा संविधान कहता है कि उन व्यक्ति को भी संरक्षण मिलेगा। अब कैसे संरक्षण? देखिए, इन्हीं का 20 का 1 में हम बताए हैं कि संरक्षण कैसे मिलेगा। यहाँ पर देखिए, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का कार्य किया है उस आधार पर उसको संरक्षण दिया जाएगा। जैसे कि अपराध के समय कानून के अनुसार सजा। अपराध के समय, यहाँ पर बात समझिएगा कि यहाँ पर अपराध के समय मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 1 अप्रैल को गुनाह किया, यानी कि अपराध किया, और उनको सजा मिल रहा है 1 मई को। 1 मई को उसको सजा मिल रहा है। तो उन स्थिति में हम क्या समझेंगे? उन स्थिति में हम देखेंगे कि 1 अप्रैल को अगर कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल के बाद कानून में कोई परिवर्तन हो गया है तो फिर यहां पर समझना जरूरी है। कैसे? मान लीजिए कि 1 अप्रैल तक कानून में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए इन व्यक्ति ने हत्या किया था। क्या किया था? हत्या किया था। अब हत्या का सजा मान लेते हैं कि 10 वर्ष दिया जाना था, यानी कि पहले का जो कानून था 1 अप्रैल तक का कानून जो था वो 10 वर्ष की सजा दिया जा रहा था और 1 मई से जो कानून लागू हुआ वो 20 वर्ष का सजा दिया जाएगा। अब इस स्थिति में समझिएगा कि कोई व्यक्ति अगर 1 अप्रैल के पहले अगर गुनाह किया है और उसको सजा अगर 1 मई के बाद उसका कबूल हो रहा है, यानी कि सजा का मतलब अपराध दोषी सिद्ध जो है 1 मई के बाद अगर उसको ठहराया जा रहा है तो फिर भी उसे 10 वर्ष का ही सजा मिलेगा, ना कि 20 वर्ष का। 20 वर्ष का सजा कब मिलेगा? कोई अपराध 1 मई के बाद किया हो। देखिए, इसमें ईस्वी भी जोड़ सकते हैं, 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2026, इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो इस बात को आप समझे होंगे, यानी कि यहां पर सीधा मतलब है कि उन व्यक्ति को संरक्षण उस आधार पर दिया जाएगा, लेकिन हाँ, सजा जरूर मिलेगा। दूसरा बात इसमें क्या कहता है? दूसरा जो इसमें बात है, दोहरी क्षति से संरक्षण। दोहरी क्षति से संरक्षण का मतलब हम अपने भाषा में समझते हैं। चलिए आइए, मान लीजिए एक ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने क्या किया है? किसी व्यक्ति का, यानी कि मान लीजिए इस व्यक्ति का गाय चोरी किया है। क्या किया है? गाय चोरी किया है। अब ये व्यक्ति गाय चोरी किया है, यानी कि ये व्यक्ति इनका गाय चोरी किया है। अब इनके घर में 2 व्यक्ति हैं। सपोज दैट इनके घर में 2 व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति ने इन पर क्या कर दिया? मुकदमा दर्ज कराया। अब मुकदमा दर्ज करने के बाद ये व्यक्ति जेल गया और ये जेल से 2 वर्ष का सजा काट के आया।
ठीक है, ये 2 वर्ष का सजा काट के आया। अब ये व्यक्ति कहता है नहीं हम भी मुकदमा दर्ज करेंगे, तो यो हो जाएगा पुलिस स्टेशन और यो हो मुकदमा दर्ज करेगा, तो उसको इस स्थिति में सजा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इसको सजा इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि एक कानून के लिए यानी कि एक कार्य के लिए व्यक्ति को एक बार ही सजा हो सकती है, ना कि 2 बार सजा हो सकती है, 2 से अधिक बार। तो वही बात हम यहां पर लिखे हैं, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। यानी कोई आदमी अगर एक गलत कार्य किया है, चाहे ओकरा पे 10 ठो मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस व्यक्ति को एक ही अपराध का सजा दिया जाएगा। और अपराध का सजा यहां पर क्या दिया जाएगा, इन्होंने गाय चोरी किया था। हाँ, दोबारा उसको सजा दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो दोबारा किसी चीज में इस व्यक्ति को फंसा दे तब, न कि गाय चोरी करने के जुर्म में। ठीक है, इस बात को आप समझे होंगे अच्छे से। अगर समझ लिए हैं तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, इसमें आगे है आर्टिकल 20 का 3। अब 20 का 3 में जो है इसमें क्या क्या बात कहा गया है, देखिए ये मामला जो है आर्टिकल 20 का 3 जो है 2010 में जोड़ा गया है संशोधन करके। एक व्यक्ति था सेल्वी राज और वर्सेस कर्नाटक राज्य के बीच में कुछ इस प्रकार का विवाद हुआ था। कैसा विवाद समझते हैं। आर्टिकल 3 में यानी कि 20 का 3 में बोला गया है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। यानी कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण का मतलब क्या होता है, यहां पर इस बात को समझिए। देखिए आत्म अभिशंसन क्या है, यानी कि इसका एक ही मतलब है कि हम स्वयं के खिलाफ गवाही या सबूत नहीं देंगे। यानी किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का जुर्म में वो फंस गया है या गिरफ्तार हो गया है, तो उसको कानून ये कतई नहीं कहता है कि हम स्वयं अपना गवाही देंगे या अपना सबूत देंगे, ऐसा नहीं है। वो अगर उसका गवाही या सबूत अगर उसको पेश करना है तो जानता वो जरूर है, लेकिन उसके गवाही और सबूत को दूसरे व्यक्ति द्वारा पेश किया जाएगा, ना कि इस व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाएगा। नहीं, आत्म अभिशंसन का मतलब आप समझ लिए होंगे कि स्वयं के खिलाफ गवाही या सबूत हम पेश नहीं कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें जो है इसमें आत्म अभिशंसन के अंतर्गत क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है। देखिए सबसे पहला बात है यहाँ पर पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का मतलब हो जाता है कि एक प्रकार का व्यक्ति का टेस्टिंग किया जाता है। ये व्यक्ति का हृदय यानी कि ग्राफ यानी कि यहाँ पर एक मशीन लगाया जाता है और उसका जांच किया जाता है कि ये व्यक्ति बोलने में सक्षम है कि नहीं है, ये नर्वस तो नहीं है, या अपना उत्तरदायित्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अपना जो अपराध क्या है क्या उसका गवाही ये दे सकता है। तो पॉलीग्राफ में ये होता है। ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, ब्रेन मैपिंग का भी टेस्ट यानी कि ब्रेन का टेस्टिंग किया जाता है कि ये व्यक्ति का ब्रेन किस लेवल पे काम कर रहा है, यानी कि ब्रेन इसका क्या सोच रहा है। तो देखिए कितना वैज्ञानिक आगे बढ़ गया है कि इसका ब्रेन टेस्टिंग किया जाता है कि ये अभी सोच क्या रहा है, क्या ये गवाही देगा या नहीं देगा। अब गवाही का मतलब हम क्या है बोल रहे हैं, यानी मान लीजिए कोई अपराध किया है, ये सब उस पर लागू होता है जो अपराध करता है या जिसको भी सजा सुनाने का या एक तरह से पुलिस के गिरफ्त में होते हैं, तो उन लोगों के लिए होता है। तो अपराध अब उनका अगर सिद्ध नहीं हुआ है तो उससे उगलवाने के लिए कि तुम कौन सा अपराध किया है, तुम्हारे साथ में कौन कौन था। फिल्म सब में देखे हैं ना, ऐसे पूछता और पुलिस जो है कि डंडा दे देकर खूब पीटता है। तो ये ब्रेन मैपिंग का टेस्टिंग किया जाता है। और दूसरा आता है नारकोटिक्स। ये नारकोटिक्स का भी टेस्ट किया जाता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या कार्य कर रहा है, यानी कि उसका शरीर में जो उसका हार्मोन्स है या फिर उसका कोशिका है वह किस प्रकार से बॉडी में कार्य कर रहा है, क्या उसका बॉडी सहज है या नहीं है। तो नारकोटिक्स जो है टेस्ट, इसका भी टेस्ट किया जाता है। अब देखिए हमारे संविधान में जो है पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नारकोटिक्स को आत्म अभिशंसन माना गया है। यानी कि सीधा सा मतलब है आत्म अभिशंसन मतलब हम स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, तो इनका भी कोई उपचार नहीं किया जा सकता है। यानी हमारे देश में पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नारकोटिक्स जैसे चेकअप नहीं होता है। ये कहाँ होता है, ये वर्तमान में अभी यूएसए में अभी होता है, अमेरिका में इसका अभी प्रयोग ज्यादा होता है ब्रेन मैपिंग का, दोषियों को पकड़ने में। हमारे यहाँ क्या क्या होता है इसको समझिए। देखिए
हमारे यहाँ जो होता है वो डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट का मतलब डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड टेस्ट यानी कि एक प्रकार से मेरा डीएनए, यानी कि मेरा नहीं किसी का भी डीएनए जाकर के क्या होता है टेस्ट होता है। और डीएनए टेस्ट फिंगरप्रिंट देखे होंगे कि कोई अपराध किया है तो उसका, जैसे कोई आदमी गन से अपराध किया है तो गन से अपराध किया है तो देखते हैं पुलिस क्या करता है कि एक कपड़ा डाल करके उस गन को, अगर गन वहां पर छूट गया है तो कपड़ा डाल के उस गन को उठाता है। या फिर देखे होंगे कोई किसी को चाकू से मार दिया है या भला भोग दिया है, किसी प्रकार का कार्य, तो अगर वो चीज, अगर वो वस्तु वहां पर पड़ा है, अगर पुलिस का हाथ लग जाता है तो पुलिस उसे कपड़ा डाल करके उठाता है। क्योंकि पुलिस पर पे यह लागू हो सकता है फिंगरप्रिंट, कि हो सकता है अगर पुलिस का फिंगरप्रिंट जांच कर ले तो क्या हो सकता है पुलिस भी इस मामले में मतलब घसीटा जा सकता है। तो पुलिस अपना दिमाग लगाता है और उसको अपने दिमाग से उठाता है, इस बात को समझिए। ब्लड टेस्टिंग के माध्यम से भी अपराधियों को हमारे यहाँ पकड़ा जाता है। इस सब को आत्माभिशंसन नहीं माना गया है। क्या ये आपको इस बात को समझ में आया? अगर बात समझ में आ गया तो अच्छे से भैया वीडियो को लाइक और शेयर जबरदस्त कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहता है इसमें देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है देखिए, यहां पर समझने वाला बात है कि अनुच्छेद 21 में कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये जो बात आया था कहां से आया था इसको समझिए। ये बात आया था हमारे ए के गोपालन केस से। ए के गोपालन केस, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति में यानी कि एक तरह से मरने का और जीने का उसे अधिकार है। यानी कि प्राण दैहिक का मतलब साफ हो जाता है कि वह अपने इच्छानुसार मर सकता है और अपने इच्छानुसार जी सकता है। तो ये मामला आया था ए के गोपालन केस और वर्सेस मद्रास स्टेट के बीच में 1950 के बीच में आया था। अब इसमें और थोड़ा सा हम समझते हैं कि निवारक निरोधन अधिनियम आया 1950 में और इसमें कहता है कि सीधा इसको समझिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर उसको मरने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति इच्छा अनुसार मरना चाहता है या इच्छा अनुसार जीना चाहता है तो उसका ये अधिकार है, उसका ये अधिकार है। ये हमारा संविधान के आर्टिकल 19 भी कहता है कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। तो 19 यानी कि निवारक निरोध अधिनियम जो है 1950 में आया था। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देखिए कोई भी व्यक्ति है तो उसका जो है अनुच्छेद 19 के 1 का उल्लंघन नहीं करता है। मतलब कि साफ बताया कि एससी ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार को सीमित व्याख्या किया है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जी सकता है और कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार मर सकता है। उसी में एक आया था केस, क्या कहते हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इनका केस आया था 1978 में आया है। अब देखिए मेनका गांधी का केस उस समय आया था, मतलब कि एक समय था कि जब देश में आपातकाल घोषित हो गया था। तो देश में जब आपातकाल लागू हुआ था, इमरजेंसी लागू हो गया था देश में, तो उस समय क्या हुआ था कि मेनका गांधी का संबंध अमेरिका से ज्यादा रहा है क्योंकि उसका वहां पर एक अखबार चलता था। तो उस समय जो था कांग्रेस सत्ता में था। तो जब मतलब इमरजेंसी खत्म हुआ तो इमरजेंसी खत्म होने के दौरान क्या हुआ कि सरकार बदला यानी कि मोरारजी देसाई का सरकार आ गया। तो मोरारजी देसाई ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी में जो है उन्होंने एक बात रखा कि हम पहले जांच करेंगे एक प्रकार से कि कौन सा व्यक्ति इसमें किस प्रकार का भूमिका मतलब आपातकाल में निभाया है। तो उसमें मेनका गांधी का जो है ये जाती है कहाँ, अमेरिका जाती है और मेनका गांधी का पासपोर्ट छीन लिया जाता है, यानी कि एयरपोर्ट पर इसका पासपोर्ट छीन लिया जाता है और इसको यह नहीं बताया जाता है कि किस प्रकार से इसका पासपोर्ट छीना गया। यानी कि आप साफ समझिए कि ये पूछी मतलब सरकार को उस समय कि मेरा पासपोर्ट आप काहे छीने, हमें तो अभिव्यक्ति की आजादी, हमें स्वतंत्रता की आजादी है, हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं। तो इन्होंने उस समय जो सरकार था, सरकार ने उस समय बताया इनको कि हम आपको बताना जरूरी नहीं समझते हैं।
तो इसलिए उस समय यह केस आया था और उस समय यह लागू किया गया था कि भैया देखिए मानव को जो है यानी जीवन में जीने का विस्तृत व्याख्या किया गया था। यानी कि 1978 के बाद ऐसा कानून लाया गया कि किसी से आप बेगर पूछे उसका अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। तो इस समय मेनका गांधी का केस आया था। क्या आपको इस बात को समझ में आया? अगर बात समझ में आ गया तो हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब आगे क्या है देखिए, आगे है अनुच्छेद 21 में कुछ चीज दिया गया है। क्या दिया गया है देखिए, हमें कितनी प्रकार का यहाँ पर स्वतंत्रता दिया गया है। सबसे पहले तो हमें निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आता है हमारे देश में या फिर हम अपने देश में रहते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है। सरकार हमारी रक्षा करता है, हमें विभिन्न प्रकार के गतिविधियों से क्या करता है? बचाता है। तो हमें एक तो ये निःशुल्क मिलता है, दूसरा हमें कहता है सतत विकास। सतत विकास का मनुष्य का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर तरह का विकास हो, हमें उनकी आजादी मिलता है। आजीविका का अवसर, यानी कि मनुष्य को आजीविका का अवसर इसमें मिलता है कि तुम अपना जीवन अपने अनुसार जियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो और स्वतंत्रता बनता है, कहता है मां बनने का अधिकार। देखिए अब इसमें एक बात बताया गया है कि इसको हम आगे भी समझेंगे, ये वैसे साइकोलॉजी का ये चैप्टर है, साइकोलॉजी में हम इसको समझेंगे बेहतर तरीका से, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। मां बनने का अधिकार का मतलब हो जाता है कोई मान लीजिए महिला है, ठीक है, और कोई महिला जो है प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हो गया है तो उनको मतलब कि उसमें ऐसा स्वतंत्रता दिया गया है कि आप मतलब बच्चे को जन्म आपको देना ही देना है, मतलब आप भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं। आप भी पढ़े होंगे 9th और 10th में इस प्रकार के बातों को, या फिर 12th में पढ़े होंगे अगर नहीं पढ़े हैं तो। और अगर कोई महिला अगर नहीं चाहती है कि हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे, हम मां नहीं बनेंगे, तो एकदम भैया स्वतंत्र है वो, बहन जी माता जी सब स्वतंत्र हैं, किसी भी प्रकार से उसको इस प्रकार से सरकार उस पर दबाव नहीं डाल सकता है कि तुम्हें बच्चे पैदा करना ही जरूरी है। देखिए जैसे कि जापान है, जापान में अभी क्या फर्टिलिटी दर बहुत ही कम हो गया है, तो सरकार वहां का अभी तबाह हो गया है कि हमारे यहाँ पर क्या करे भाई, लोग बच्चा को जन्म दे, महिलाएं बच्चों को जन्म दे। लेकिन हमारे देश में क्या कहता है, बच्चों पर रोक लगाए। हमारे यहाँ जनसंख्या तो हाई लेवल पर है, इसलिए हमारे यहाँ पर है कि अपने अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, अगर आपका इच्छा है तो आप मां बन सकते हैं, अगर आपका इच्छा नहीं है तो आप मां नहीं बन सकते हैं, आपको कोई रोक छेक नहीं किया गया। लेकिन हाँ याद रखिएगा, जब भी अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको बच्चों को जन्म देना अति आवश्यक हो जाता है, और अगर बच्चा को अगर आप पेट में या फिर गर्भ में अगर मार देते हैं तो फिर आपका ये मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा और आप पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। इस बात को आप समझ के रखिएगा। अगला कहता है शांति का अधिकार, यानी कि हमें क्या दिया है, साइलेंस रहने का अधिकार दिया है, वातावरण को शांत बनाए रखने का अधिकार दिया है, एक शांत माहौल में रहने का अधिकार दिया है, समाज को समाज में शांति स्थापित करने का अधिकार दिया है। तो इस प्रकार का अधिकार दिया है। अब देखिए उसके बाद है सार्वजनिक धूम्रपान के लिए विरोध का अवसर। देखिए आप सिगरेट पी सकते हैं, सरकार कहता है पियो, कोई दिक्कत नहीं, मरना तुम्हें इच्छा के अनुसार मरते हैं, मरो, मरना है, लेकिन आप क्या है कि धूम्रपान कीजिए, लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक स्थल पर नहीं कीजिए। अब मान लीजिए कोई पेट्रोल पंप है, अब पेट्रोल पंप पर जाकर फूक रहे हैं, जबरदस्त फूक रहे हैं, अब फूकने से क्या होगा, वहां पर लोगों को क्षति हो सकता है। अगर गलती से अगर वहां पर लीक हो जाता है आग या किसी प्रकार से पकड़ जाता है तो कितना आदमी का जान जा सकता है। अब आप गाड़ी में चल रहे हैं और गाड़ी में सिगरेट फूक रहे हैं, बीड़ी फूक रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है, लोगों को क्षति हो सकता है। और हमारा अधिकार यही कहता है कि मौलिक अधिकार तो हमें दिया गया है, लेकिन हमें अधिकार को ध्यान में रख करके बनाया गया है कि आप सार्वजनिक स्थल पर ये सब काम नहीं कर सकते हैं, यानी कि दूसरों के हित की आप स्वयं रक्षा करें। इस बात को आप समझेंगे। अब देखिए महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है भैया, मनपसंद विवाह करिए, एकदम ओ हो मनपसंद विवाह, विभिन्न प्रकार से जितना छांट सकते हैं, जो लड़की आता है उसको छांटिए। और लड़की लोग तो और खुश हैं एकदम जबरदस्त, क्यों खुश है कि हम अपना एकदम मन पसंद से लड़का एकदम ढूंढेंगे और शादी करेंगे। तो इस बात को आप समझे होंगे कि इसमें विवाह करने का भी आजादी दिया है, यानी कि किसी का गार्जियन अगर किसी बच्चे पर दबाव डाल रहा है कि भैया
शादी हमारे मर्जी से मत करो। तो ऐसे में आप जानते हैं कि आजकल गार्जियन क्या होते हैं, फंस जाते हैं, उल्टा फंस जाते हैं बच्चों के चक्कर में। इसीलिए बच्चों को क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया है कि अपना मन पसंद वर ढूंढो। लेकिन हाँ, इसमें वर ढूंढने का अधिकार तो दिया है, विवाह करने का अधिकार तो दिया है, लेकिन इसमें क्या बताया गया है, आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, और अगर कोई लड़का है तो कम से कम मिनिमम एज उसका 21 साल होनी ही चाहिए। और अगर इससे कम में अगर कर लेते हैं तो सरकार आपको पकड़ सकता है, और आपको पकड़ के तब तक जेल में रखेगा जब तक आप दोनों का एज नहीं हो जाता है, वो एज नहीं पूर जाता है। तो आप इस बात को समझे होंगे। तब मन पसंद एकदम विवाह कीजिए, जबरदस्त कीजिए, जाइए जहाँ जाना है, घूमिए एकदम पति के साथ में, है ना। अब आगे चलते हैं। अब आगे इसमें क्या कहता है, हथकड़ी के विरुद्ध। यानी कि देखिए, अगर कोई यहाँ पर सीधा सब मतलब समझिए कि हथकड़ी के विरुद्ध का मतलब क्या होता है, अधिकार। यानी कि मान लीजिए कि हम अपराध किए हैं, और अपराध किए हैं तो हम अपराध कर लिए हैं और अपना अपराध कबूल भी लिए हैं, तो ऐसे में स्वतंत्र रूप से हम जेल जाने के लिए जब तैयार हैं, तो यहाँ पर हमें हथकड़ी नहीं लगा सकती है पुलिस। आप इस बात को समझे होंगे। उसके बाद कहता है सार्वजनिक फांसी के लिए विरुद्ध। अगर कोई व्यक्ति का सजा सुनाया गया है कि भैया उसको धारा 302, हम आप आईपीसी की बात कर रहे हैं। देखिए, हम आईपीसी का बात इसलिए कर रहे हैं कि आईपीसी अभी नया नया इस सब में बदलाव हुआ है, मतलब कि भारतीय न्याय संहिता अभी लागू हुआ है। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार हम नहीं बात कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता में भी यही बात कहा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कहता है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो जाता है, तो अगर उसका अपराध सिद्ध हो जाने के बाद उनको अगर मौत का सजा सुनाया गया है, तो उसको सार्वजनिक स्थल पर नहीं सजा सुनाया जाएगा। जैसे अंग्रेज लोग क्या करते थे, बीच चौराहे पर लटका देते थे। अपराध करो या नहीं करो, बीच चौराहे पर उसको लटका देते थे। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जा करके उसको, यानी कि लोगों के बीच में फांसी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आप समझेंगे। उसके बाद इसमें छोटा मोटा और चीज दिया गया। क्या दिया गया है, साफ पानी पीने का अधिकार। अगर हमें साफ पानी नहीं मिल रहा है, स्वच्छ वाटर नहीं मिल रहा है हमें, तो भैया हम क्या कर सकते हैं, अपना अधिकार को हम मतलब सरकार के साथ जा सकते हैं और सरकार को बोलेंगे। देखते हैं दिल्ली में किस तरह रोज प्रदर्शन होता है, हर जैसे गर्मी का दिन आता है प्रदर्शन होता है कि भैया पानी दो पानी दो। और हमारे यहाँ तो पानी का कोई मोल ही नहीं है, स्वच्छ वाटर, किसी प्रकार का वाटर का कोई मोल ही नहीं है यहाँ पर। तो देखिए, तो साफ पानी पीने का हमें अधिकार दिया गया है। आगे हम समझते हैं, आगे जो इसमें दिया गया है स्वच्छ पर्यावरण। यानी कि सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक नागरिक को एक अच्छा वातावरण फील कराए, यानी कि उसको एक अच्छा वातावरण में रखे, पर्यावरण किसी प्रकार से दूषित ना हो। फिर से हम दिल्ली का उदाहरण ले रहे हैं। अभी हम दिल्ली गए थे, इधर तो दिल्ली गए थे, तो वहां पर इतना पर्यावरण है, इतना मतलब प्रदूषण है, इतना पॉल्यूशन है कि पर्यावरण को तो भूल ही जाइए कि वहां पर स्वच्छ है। कैसे वहां का आदमी रहते हैं, इसीलिए बात करते हैं ना, 2022 में वहां पर 4000 लोग जो है, 4000 लोग दिल्ली छोड़कर बाहर निकल गए, विदेश निकल गए। काहे पता है, क्योंकि लोग वहां टैक्स देते हैं, और टैक्स देते हैं, उसको उस प्रकार से वातावरण नहीं मिल पाता है, जिस वजह से लोग दिल्ली छोड़ रहे हैं। तो आपको इस बात को भी समझ में आया होगा कि भैया पर्यावरण जो है हमें अच्छा चाहिए। उसके बाद निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार का मतलब हो जाता है मेरा पर्सनल चीज, यानी कि निजता मतलब मेरा कोई पर्सनल चीजों को नहीं छेड़ सकता है। मेरा कोई, मान लीजिए मेरा अगर मोबाइल भी है तो ये मेरा निजता का अधिकार है। और आप लोग भी इस बात को समझ लीजिए, बगैर पूछे किसी का मोबाइल को छेड़ने लगते हैं, किसी के घर में जा करके ये वो करने लगते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अधिकार दिया गया है। देखिए, किसी के पर्सनल चीजों को छेड़ना ये गुनाह है, और किसी के पर्सनल चीजों को छूना या उसको जांच करना ये गुनाह है। हाँ, अगर आपको उसका पर्सनल चीज को ही छेड़ना है या फिर समझना है, मोबाइल चेक करना है, तो उससे एक बार पूछ लीजिए, ना कि चोरी चुपके से उसका मोबाइल आप लोग छेड़िए, किसी का भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर निजता का अधिकार हमें दिया गया है। उसके बाद दिया है सोने का अधिकार। सोने का मतलब सोना नहीं होता है, सोने का मतलब कहीं हम स्लीपिंग, यानी स्लीप मतलब होता है कहीं पर सो सकते हैं, यानी पर कहीं पर सो सकते हैं, लेकिन हमें सोने का अधिकार तो दिया है। यानी हम अपना घर में सो सकते हैं, यानी कि अपने चाचा चाची मामा मामी कहीं सो सकते हैं। बट यहाँ पर हमें क्या बताया है, सार्वजनिक स्थल पर भी सोना अनिवार्य, लेकिन आपको जगह तय करना पड़ेगा कि लोगों को उससे क्षति नहीं हो। अगर आप रोड पे सो गए,
वो भी सार्वजनिक स्थल है। रोड पर आप सो गए तो रोड पे सोने से आपको क्या होगा पता है ना, कि आपको गाड़ी दाब के चल जाएगा। तो इसमें सरकार आपका बचत कर रहा है, आप सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे स्टेशन पर भी सोइए, लेकिन हाँ लोगों से बचकर। वहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ होता है, रोड पे बहुत ज्यादा गाड़ी चलती है, तो आप रोड के किनारे भी नहीं सोइए। इसीलिए देखे होंगे कि पुलिस लोग क्या करता है, डंडा मार मार के भगाता है। किसको भगाता है? जो रोड के किनारे ठेला लगाता है, रोड के किनारे सो जाता है उनको। उसके बाद है चिकित्सा का अधिकार। चिकित्सा का अधिकार का मतलब ये हो जाता है कि व्यक्ति को जो जीवन में है मतलब डॉक्टरी इलाज फ्री में मुफ्त में मिल सकता है। इस प्रकार का हमारे यहाँ अभी भी कार्यक्रम चलता है। जैसे आयुष्मान भारत का, आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत देखे होंगे कि लोगों को फ्री में इलाज दिया जाता है, या फिर देखे होंगे कि लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया जाता है। तो इस प्रकार का अधिकार हमें दिया गया है कि मेरा मुफ्त इलाज हो। आप समझ रहे होंगे, इस बात को हम अच्छे से समझा रहे हैं, आप लोग समझिए, और नहीं समझते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए और पूछिए। अब देखिए एक बात यहाँ पर फिर से आता है, क्या आता है कि 1987 में श्रीपति दुबल नाम का एक व्यक्ति था। 1987 में श्रीपति दुबल केस एगो आया था, जिसमें क्या बोला गया, जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया है तो वो व्यक्ति मर भी सकता है, दोनों एक ही में है। लेकिन इसको जो है 1994 में फिर जा करके चेंज कर दिया गया। क्या, क्यों चेंज कर दिया गया? देखिए अगर कोई व्यक्ति जो है जीता है, अच्छा से जी रहा है, अब उसको अच्छा से जी रहा है तो क्या वो मरने का अधिकार है? कौन कहता है कि मरने का अधिकार है? नहीं, उसको मरने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर लोगों को लगा कि व्यक्ति मर रहा है, तो मरने का मतलब है कि अगर उन्होंने जीवन में कोई गलत कार्य किया है तो गलत कार्य करना मरने के अपराध के बराबर तो नहीं ना है। देखिए कोई आदमी जहर खा लेता है, किसी भी प्रकार से मर जाता है, या कोई आदमी शर्म से मर जाता है, कोई ऐसा गलत कार्य करता है तो मर जाता है। तो यहाँ पर बोला कि नहीं, आपका मरने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर 1994 में पी रतिराम वर्सेस भारत संघ, यानी कि जो भारत के न्याय संहिता था उसके विषय में बोला गया है कि मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इस बात को हटा दिया कि कोई व्यक्ति अगर जीवित रह रहा है तो उसको मरने का अधिकार है, ये बात नहीं बोला गया है। ठीक है, यानी कि उसमें शामिल इस बात को नहीं किया गया है। अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर कहता है कि आत्महत्या का प्रयास वह अपराध नहीं है। यानी कि आत्महत्या का प्रयास अपराध नहीं है। ये कौन कहता है? बीएनएस कहता है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता अभी के कानून से कहता है। अभी के कानून से क्यों? देखिए यहाँ पर दिया है, कोई व्यक्ति अगर मतलब मान लीजिए कि बीमार है, और बीमार उसको दर्द या पीड़ा विभिन्न प्रकार से हो रहा है, तो दर्द और पीड़ा अगर हो रहा है तो हमारा बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता जो अभी 2023-24 में लागू हुआ, तो ये क्या कहता है कि देखिए कोई व्यक्ति को अगर दर्द और पीड़ा होता है तो आत्महत्या का प्रयास अगर वो करता है तो वो अपराध नहीं है, वो व्यक्ति मर सकता है। ये अभी के न्याय में भी जोड़ दिया गया है। अब आगे समझिए, एक समझिए बात को, क्या बात है इसमें बात है एगो यूथेनेसिया। अब ये यूथेनेसिया क्या होता है? यूथेनेसिया को सीधा फॉर्म में अगर हम कहें तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु। दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए यूथेनेसिया दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया और एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। अब एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए एक इसमें बात आता है, एक इसमें बात है कि एक अरुणा शानबाग एक केस आया था। अरुणा शानबाग जो कि एक महिला थी, केरल की महिला शायद थी, आप श्योर नहीं है बट देख लीजिएगा, एक महिला थी, क्या नाम है इसका? अरुणा शानबाग। ये एक डॉक्टर थी, समझिएगा इसको बात, ये एक डॉक्टर थी और ये एक अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल में अच्छा भर्ती कैसे हुआ? देखिए ये एक डॉक्टर होने के नाते क्या हुआ, अस्पताल में कार्य कर रही थी और कुछ जो लोग वहां पे थे, नाम उसका बताया जा रहा है सोहन लाल, तो सोहन लाल नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, समझिएगा, सोहन लाल नाम का एक व्यक्ति था और इस सोहन लाल ने क्या किया, इस सोहन लाल ने इस अरुणा शानबाग को क्या किया कि एक तरह से उनको गले में, जो कुत्ता का गले में पट्टा नहीं लगाता है, कुत्ता का जो गले में पट्टा लगाता है उस पट्टा से इनका गला दबा दिया
और इनका बलात्कार कर लिया गया। अब इनका बलात्कार कर लिया गया, समझिएगा 1973 में इसका इस प्रकार का बलात्कार हुआ। और जो जो सोहन लाल था, इस सोहन लाल को 7 साल में, यानी कि 7 साल में, मात्र 7 साल में ये जेल से छूट गया। समझिएगा बात को, इन व्यक्ति का बलात्कार हो गया और ये व्यक्ति 7 साल में जेल से छूट गया, लेकिन इसका सदमा ये मतलब तब तक बीमार रही 2015 तक, यानी 2015 में जाकर के इसका मृत्यु हुआ। जरा सोचिए बात को कि इसको कितना दर्द और पीड़न में इसका जिंदगी कटा, यानी कि बहुत दर्द और पीड़न में ये व्यक्ति 2015, यानी कि ऐसा समझिए कि कोमा में रह गया और 2015 में जाकर के मृत्यु हुआ। तो देखिए अरुणा शानबाग केस में इस बात को रखा गया है कि आपका जो है यूथेनेसिया 2 प्रकार के हैं। क्या है? अगर कोई व्यक्ति का इस तरह से स्थिति होता है तो उसको एक्टिव यूथेनेसिया या पैसिव यूथेनेसिया में रखेंगे। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर अब जो कानून बताया है कि उस व्यक्ति को मार दिया जाएगा। कैसे मार दिया जाएगा? या तो इंजेक्शन देके मार दिया जाएगा, नहीं तो उसका सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कई एग्जाम में पूछा गया है, हम आपको यहाँ से बढ़िया से समझा रहे हैं। यूथेनेसिया 2 प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव। यानी कि हम अभी शानबाग केस आपको बता दिए कि शानबाग केस क्या होता है। इसमें जो है उन व्यक्ति का देखिए दर्द और पीड़ा को देख करके सुप्रीम कोर्ट पिघल गया और इसमें चेंज करना पड़ा उनको। क्या कि उन व्यक्ति को इंजेक्शन देके या तो मार दीजिए, नहीं तो ऐसे व्यक्ति का अगर केस आता है उसको सपोर्ट सिस्टम उसका हटा दीजिए। यानी कि आप इसमें इंजेक्शन का बात मतलब कर रहे थे, 20 वाला दवाई यानी कि इंजेक्शन आप उसको दे करके मार सकते हैं। नहीं तो यहां पर बताया गया सपोर्ट सिस्टम जो होता है, वेंटिलेटर जो ऑक्सीजन पर उसको रखता है या फिर सुई इंजेक्शन देके रखता है, उसको हटा दिया जाए, स्वयं व्यक्ति मर जाएगा। अब हमारे यहाँ सिस्टम क्या है? हमारे यहाँ एक्टिव यूथेनेसिया को नहीं अपनाया गया है, हमारे यहाँ पैसिव यूथेनेसिया को अपनाया गया है। यानी कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी व्यक्ति को इंजेक्शन दे करके नहीं मारते हैं, उसका हम सपोर्ट सिस्टम हटा देते हैं अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से मरता है। तो इस प्रकार का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को दर्द या पीड़ा विभिन्न प्रकार से होता है और वह जीना नहीं चाहता है, उसके इच्छा के अनुसार अगर मृत्यु वह चाहता है, देखो एक है दया मृत्यु, एक है इच्छा मृत्यु। इच्छा मतलब अगर वो व्यक्ति को बहुत दर्द और पीड़ा होता है तो उस व्यक्ति से पूछ लिया जाता है क्या आप मरने के लिए राजी हैं, तो कहता है हाँ हम ऐसा दर्द पीड़ा सहन नहीं कर सकते, हम मरेंगे। तो उस व्यक्ति को इस तरह से उसका सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है और उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो है पैसिव यूथेनेसिया को अपनाया गया है, आप इस बात को समझेंगे। दूसरा बात समझिए कि यह जो सबसे पहले इस प्रकार का यूथेनेसिया का केस आया था, ये 2011 में नीदरलैंड में इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद इसका प्रयोग यूएसए में हुआ, बेल्जियम में हुआ, फिर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में इसका प्रयोग हुआ। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद हम समझते हैं, उसके बाद जो है यहां पर कहता है नवजोत सिंह जौहर केस आया। ये आया कब आया? जाकर के 2018 में आया। इसमें 18 में जो आया इसको भी समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है? एससी ने कहा समलैंगिकता इसमें क्या है, वैध है। समलैंगिकता का मतलब ये हो जाता है कि समझिएगा कोई पुरुष है वो पुरुष को ही चाहने लगता है, कोई महिला है महिला से ही प्रेम करने लगता है, मतलब एक तरह से उसका हार्मोन एक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार का केस साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर समझेंगे कि समलैंगिकता का मतलब हो जाता है कि एक ही लिंग के आधार पर उसका डेवलप हो जाना, यानी कि लिंग उसका अलग हो सकता है लेकिन उसका विचार विमर्श जो है बदल जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, समलैंगिकता को उन्होंने वैध मान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बोला कि समलैंगिकता क्या है, सही है। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर जोसेफ साइन केस आया। अब जोसेफ साइन केस में क्या बताया कि 2018 में ये भी आया और इसमें बताया कि व्यभिचार विभोत्तर संबंध वैध है। व्यभिचार विभोत्तर संबंध का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, समझिएगा बात को यहां से बढ़िया से, कि अगर ऐसे समझिए कि अगर कोई पति पत्नी है, अगर कोई पति पत्नी है, ये मान लीजिए पत्नी है और ये क्या है, पति है, तो ये पति पत्नी के बीच में क्या हुआ है,
विवाह हुआ है, विवाह हुआ है, ठीक है। तो विवाह के बाद समझिएगा बात को, विवाह के बाद ये पत्नी, अब ये जो है जोसेफ साइन, ये जोसेफ साइन एक महिला है और इसका हिम्मत देखिए, ये क्या क्या, इनका पति तो ये था, लेकिन ये जो है कोई व्यक्ति ए नाम का था, उससे संबंध बना लिया था, उससे संबंध बना लिया। अब ये जो ए व्यक्ति है, ये जोसेफ साइन, इससे संबंध बना लिया ए व्यक्ति से। अब ए व्यक्ति से जब इसका संबंध बन गया, सुनिए, विवाह के बाद हमारे यहाँ इसको गलत माना जाता है, और ये व्यक्ति जब पता चला कि मेरी बीवी दूसरे के साथ चक्कर चला रही है, तो ये जाकर के इसको डांट फटकार लगाया। जानबे करते हैं गार्जियन का क्या मतलब होता है। तो ये व्यक्ति, ये जो था, मतलब ये जो महिला थी, ये जो सब साइन, ये चली गई कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ये जा करके क्या बोला, 14 आर्टिकल 14, 15, 16, 17 इस प्रकार को लेकर के स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार, जो महिलाओं के साथ भेदभाव होने का अधिकार है, इसको लेकर के चल गया कि देखिए हमारे साथ में ये गलत हो रहा है, क्या हमको जीने का अधिकार नहीं है, हमारे साथ में जबरदस्ती क्यों, हम कैसे जिए, ये कौन होता है हमको पूछने वाले। यहाँ पर ये अपना पति को भूल गया और इस व्यक्ति से ये प्रेम करने लगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि देखिए आप उसके स्वतंत्रता के अधिकार को, अभिव्यक्ति के अधिकार को, समानता के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं, उसको अपने इच्छा अनुसार जीने का अधिकार है। अब ये महिला ये केस जीत गई और इसका पति, अच्छा पति का क्या हुआ, देखिए ऐसा कोई महिला अगर किसी का भी पत्नी हो और अगर उसका पति को ये बात पता चल जाता है कि भैया मेरी पत्नी दूसरे के साथ चक्कर चला रही है, तो पति को कैसा लगेगा। तो इस पति ने क्या किया, बेचारा ये क्या किया, तो एक वहां पर नियम बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि तुम क्या कर सकते हो, तलाक दे सकते हो, ठीक है। तो उन समय में इन व्यक्ति ने इन महिला को क्या कर दिया, तलाक दे दिया। तलाक का सिस्टम यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझिए कि अगर कोई महिला, समझिएगा, अगर कोई महिला विवाह होने के पश्चात भी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाता है तो यह वैध माना गया है, कानूनी अधिकार रूप से सही माना गया है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आर्टिकल जो है क्या कहते हैं 21 के ए में कुछ चीज को जोड़ा गया अलग से, जैसे कि शिक्षा का अधिकार को इसमें जोड़ा गया। ये शिक्षा का अधिकार जो है मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य के बीच में एक केस, कर्नाटक राज्य का जो कोर्ट होता है उसके बीच में एक केस आया 1992 में। इसके तहत जो है इसको कब जोड़ा गया, 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 में लागू हुआ था, इस बात को आप याद रखिएगा। और 2002 में इसको जोड़ा गया संविधान में, किस केस द्वारा, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य के बीच में जो विवाद हुआ था। उसके बाद इसमें जो है बताया गया कि शिक्षा का अधिकार जो है, यानी कि जो भी नाबालिग के बच्चे हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है, उसको शिक्षा दिया जाए। और उसको क्या शिक्षा दिया जाए, उसको मुफ्त शिक्षा दिया जाए, ठीक है। उसको क्या किया जाए, मुफ्त शिक्षा दिया जाए, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें और है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये 2009 में आया, हम बता दिए। उसके बाद RTI 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, ठीक है। RTI का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ से अनुच्छेद होता है खत्म, यानी कि हम 20 और 21 को अच्छे से समझ लिए। और अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से हमें कमेंट करके बताइएगा, सर हमको ये वाला बात समझ में नहीं आया, और कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसको बता दे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।